the most appropriate theory from my side with my experience. I can say that it was a human error. What I see that. Pilot had some trouble with powering it to lift. या तो मैन्युफैक्चर जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो कोई बहुत बड़ा. As I can see from the video, that the flap setting was up. One of the pilot, instead of putting the landing gear up, must have put the flaps up. The most appropriate theory from my side with my experience, I can say that it was a human error. What I see that, and which I could be completely wrong, but what I see is a human error, because both the engine was in full power when it took off, and within 3 kilometers it's fell from the sky, which is unheard of. And as I can see from the video, that the flap setting was up, and the undercarriage, which is the wheel, that was down. So when we take off within say 10 to 50 feet above the ground, when we have positive rate of climb, we immediately take the undercarriage up, which is the wheel up. And in this case, you could see the undercarriage was, although this aircraft has gone 425 feet above the ground, still it was not there, which is very surprising, that how it has happened, because immediately once we start climbing, we should generally it goes up. At the same time, the flap setting, which should be down, which should be in configuration of climbing, which was what I can see from the video, it was not there. So it could be a human error. How it can happen is that instead of one of the pilot, instead of putting the landing gear up, must have put the flaps up. इसके अंदर एक ह्यूमन एरर की संभावनाओं को मैं नकारूंगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें पायलट एरर तो मैं नहीं मानूंगा इसके अंदर किसी भी तरह से, क्योंकि टेक ऑफ था और स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि जहाज़ जो है टेक ऑफ कर रहा है, और उसने अपने जो व्हील्स हैं वो भी उसने अपने वो बाहरी हैं, जिसको हम लोग अंडरकैरेज बोलते हैं. नॉर्मली वो टेक ऑफ के बाद में 50 फीट पे वो जो पहिए हैं वो अंदर चले जाते हैं, और इस केस में ऐसा नहीं हुआ है. तो संभावना लगती है कि इसमें हो सकता है कि तकनीकी खराबी हो, इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया हो, और या फिर पायलट ने जानबूझ के उसको खुला रहने दिया हो, एक्सटेंडेड पोजीशन में रहने दिया हो. उसकी वजह होती है कि उसको कॉकपिट में कोई मेल फंक्शन दिखा हो, या जो टेक ऑफ के ऊपर जो थ्रस्ट मिलनी चाहिए थी, जो पावर मिलनी चाहिए थी उसको क्लाइम करने के लिए, वो उपलब्ध नहीं हो पाई हो. जो मुझे तो यही लगता है. Someone has said that there are some issues of flats. I don't think with the naked eye anybody can see the movement of flags. That is the question when we will find the black box, video recording, etc. And we will come to know, and there is no time we can give any direction to the cause and reasons of this. इस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन थे. टेक ऑफ करते करते ही थोड़ी देर बाद वो नीचे चला गया. आगे बढ़ने से पहले आई मस्ट शेयर दैट ऑल एयरक्राफ्ट विच आर एंगेज्ड इन दीज कमर्शियल ऑपरेशंस आर केपेबल ऑफ सस्टेनिंग फ्लाइट इवन इफ वन इंजन फेल्स. अगर हम लोग सोच रहे हैं कि इसका एक इंजन फेल हो गया फिर भी नीचे चला गया है, ये ज़्यादातर नामुमकिन है. इट शुड हैव बीन एबल टू कंटिन्यू द फ्लाइट. अगर ये नहीं हो पाया है, इसका कारण अभी तो एग्जैक्ट I will not be able to tell. We have to wait till the FDR, Flight Data Recorder, is retrieved, जहाँ से सारे इंजन के पैरामीटर्स, क्या हो रहा था एयरक्राफ्ट में, वो सारा डेटा मिलेगा.
However, based on whatever is available, जो हम लोगों को दिख रहा है उससे एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि दोनों इंजन का पावर किसी कारण से, क्या कारण है हम लोगों को नहीं पता, किसी कारण से ख़त्म हुआ या कम हुआ जिसके कारण वो जहाज़ को सस्टेन नहीं कर पाया और जहाज़ नीचे आ गया। इसके आगे इस स्टेज पर हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो ये बिल्कुल नया जनरेशन का हवाई जहाज है, सब उसमें सेफ्टी सिस्टम्स बने हुए और जो इन पे लोग शक कर रहे हैं कि भाई इंजन कोई फेल हो गया, ये जो इंजन्स हैं ये जनरल इलेक्ट्रिक के जेनेक्स इंजन्स हैं, GENX, दैट्स लाइक GE नेक्स्ट काइंड ऑफ एक काइंड ऑफ एक्रोनिम है। सो द जेनेक्स इंजन्स जो है ये पुराने इंजन्स हैं, मतलब ये नया कोई डिज़ाइन नहीं है। नया GE90 जो इंजन्स हैं सालों से, सदियों से सारे 777s पे लगे आ रहे हैं। जो नया वर्जन है 747 का, 747-8, उस पे भी फिट किए गए हैं और बहुत रिलायबल इंजन। अगर आप देखें एयर इंडिया जो सैन फ्रांसिस्को से नॉन स्टॉप फ्लाइट उड़ाती है दिल्ली के लिए, बम्बई के लिए, बेंगलोर के लिए, वो 777 यूज़ करती हैं और उस पर भी GE90 इंजन फिट किए गए हैं। और अगर आप देखें उसका फ्लाइट पाथ देखें तो नॉर्थ पोल के ऊपर से और रशिया के जो साइबेरिया रीजन है जहाँ बहुत कम एयरपोर्ट्स हैं वहाँ से जाती हैं। और क्योंकि ये इस इंजन के वजह से ये इंजन सर्टिफाई किया गया है कि किसी एयरपोर्ट से 6 घंटे दूर रह सकता है, इतना रिलायबल है। लोगों को कि इंजीनियर्स और सारे दुनिया के रेगुलेटर्स और एयरलाइंस, रेगुलेटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सब उनको इतना भरोसा है इस इंजन पे कि वो बोलते हैं कि ये इंजन फेल नहीं होगा, 6 घंटे दूर तक आप रह सकते हो, इतना हमें इस पे कॉन्फिडेंस है। तो थोड़ा सा ये 787 का पहला एक्सीडेंट है जहां मतलब मृत्यु हुई है और हवाई जहाज को, जैसे एविएशन टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं हल लॉस, हवाई जहाज को अभी भी जैसे समुद्र के जहाज को बोलते हैं, तो जहाज का हल जो होता है, जो बॉडी होती है, सो इट इज द फर्स्ट हल लॉस ऑफ अ 787। दुनिया की नजर रहेगी इस एक्सीडेंट पे। People say that it could be bird strike also. Yes, it could be. But again, I had said on another channel also, since there is no visibility of bird flocks, and we can rule that also. कल जो दुर्घटना हुई है, जो एयर क्रैश हुआ है, उसमें प्रथम दृष्टया जो है वो यही प्रतीत होता है कि इसमें कोई तकनीकी खामी हुई है। वो दोनों तरह से हो सकती है, या तो मैन्युफैक्चर जो है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो कोई बहुत बड़ा, क्योंकि पहले भी ऐसा सुना गया है कि जो बोइंग के इंजीनियर्स थे उन्होंने ये दावा किया था कि आपका जो गुणवत्ता है, क्वालिटी कंट्रोल जो है, उसमें खामी है बोइंग के अंदर। और उसी की वजह से 2013 में जो बोइंग कंपनी ने है, बोइंग कंपनी के जो मेंटेनेंस हैं या जो इनके जो जहाज़ का प्रोडक्शन हो रहा था, उसको FAA ने, जो अमेरिका की जो नियामक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने इनके सभी जहाज़ों को ग्राउंड कर दिया था। तो अब ये तो एक जांच का विषय है कि ये कोई मेंटेनेंस में खामी रही है या तकनीकी तौर पे जहाज़ के मैन्युफैक्चरिंग में ही कोई बहुत बड़ा डिफेक्ट था। One of the video clearly show that flight has taken off and flight is trying to take off, but because the pose of the flight is to take off, but the flight is not being able to lift. That shows that the pilot had some trouble with powering it to lift. So power issue is one of the issue. कोई भी आप एयरलाइन एक्सीडेंट देखिए दुनिया में, हमेशा इट इज अ सीरीज ऑफ फेलियर्स दैट रिजल्ट इन द एक्सीडेंट, एंड सो दैट इज द रीजन व्हाई इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स को थोड़ा टाइम दें। मेरे हिसाब से करीब 3-4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर इन्वेस्टिगेटर्स हमें एक बेसिक अंदाजा देंगे कि भाई ऐसे कुछ होने को हुआ है। ऑफ कोर्स फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए उनको 2 साल लग सकते हैं,
क्योंकि बहुत डिटेल में जाते हैं जो और खास करके 787 का जो आप सब लोग ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो असली में ऑरेंज कलर का एक डब्बा होता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। और जो 787 है, क्योंकि सबसे नया जनरेशन का हवाई जहाज है, उसमें अपने जैसे सेलफोन में मेमोरी होता है, सॉलिड स्टेट मेमोरी जैसे बोलते हैं, एसएसडी ड्राइव्स होते हैं, तो वो उस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। वो ऑलरेडी सुनने में आया है कि रिकवर हो चुके हैं। देखते हैं कि अगर वो आग में थोड़ा सा डैमेज हो गए हैं तो फिर अमेरिका जाएंगे, जहां स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट उसमें से डेटा निकालेगा। सो एक तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है जिससे सारा आवाज कॉकपिट में रिकॉर्ड होता है, और दूसरा है डीएफडीआर, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो हजारों पैरामीटर हर सेकेंड मापते रहता है। तो उससे इन्वेस्टिगेटर बाकायदा पूरा हवाई जहाज का सिमुलेशन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हर आइटम में क्या हुआ, किस कहाँ 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 क्या क्या हुआ, लिटरली पूरा हवाई जहाज को रिक्रिएट करेंगे कि हुआ क्या, और वो उसके कारण, इस एक्सीडेंट का कारण, या जो जो पॉइंट्स ऑफ फेलियर हुए हैं और जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है, सब वो बाहर आएगा। क्योंकि दुनिया का नजर है इस एक्सीडेंट में, ये पहला एक्सीडेंट है इस हवाई जहाज का, तो लोग, सारी दुनिया जानना चाहेगी कि क्यों हुआ है।